हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं। हर कंट्री की इकोनॉमी में बहुत सारे काम होते हैं। कुछ लोग फार्मिंग करते हैं, कुछ फैक्ट्रीज में काम करते हैं और कुछ लोग सर्विसेज देते हैं, जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, ड्राइवर्स, शॉपकीपर्स एट्सेट्रा। इकोनॉमी के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के काम होते हैं, उन्हें समझने के लिए इकोनॉमिस्ट्स ने इकोनॉमी को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया है। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा सेक्टर कितना प्रोडक्शन कर रहा है और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। अब बात करते हैं 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की। सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी नेचर से सीधा कनेक्शन होता है। इसमें फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग जैसे काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर वीट उगाता है, फिशरमैन फिश पकड़ता है। ये सब प्राइमरी सेक्टर के काम हैं। इसलिए इस सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर। इस सेक्टर में रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल आता है उसको फैक्ट्री में यूज़ करके नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कॉटन से क्लॉथ बनाना, शुगर केन से शुगर बनाना, आयरन से मशीन्स बनाना। ये सब मैन्युफैक्चरिंग का काम है। इसलिए सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। तीसरा है टर्शरी सेक्टर। इस सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस नहीं किए जाते, बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे टीचर एजुकेशन सर्विस देता है, डॉक्टर हेल्थ सर्विस देता है, बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज देता है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी सर्विसेज हैं। इसलिए इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। अब आता है कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। तीनों सेक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल देता है, सेकेंडरी सेक्टर उस रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट्स में चेंज करता है और टर्शरी सेक्टर ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, मार्केटिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिससे गुड्स लोगों तक पहुंच सकें। इसलिए इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए तीनों सेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। How do we count the various goods and services and know the total production? इकोनॉमी में हर सेक्टर बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता है। अगर हम सबको सिंपली ऐड कर दें तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाएगी। डबल काउंटिंग का मतलब होता है एक ही चीज़ की वैल्यू को इकोनॉमी के टोटल प्रोडक्शन में 2 बार काउंट कर लेना। इकोनॉमिक्स में जब हम किसी कंट्री का टोटल प्रोडक्शन निकालते हैं, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तब हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किसी गुड की वैल्यू बार बार ऐड ना हो जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक फार्मर वीट उगाता है और उसको फ्लोर मिल को 20 रुपए में बेच देता है। फ्लोर मिल उस वीट से फ्लोर बनाती है और बेकरी को 30 रुपए में बेच देती है। बेकरी उस फ्लोर से ब्रेड बनाकर कस्टमर को 50 रुपए में बेच देती है। अगर हम सबको ऐड कर दें 20 + 30 + 50 = 100, लेकिन एक्चुअल फाइनल प्रोडक्ट ब्रेड है, जिसका प्राइस 50 रुपए है। अगर हम 100 काउंट करेंगे तो वीट और फ्लोर की वैल्यू 2 बार काउंट हो जाएगी। इसी को डबल काउंटिंग कहते हैं। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इकोनॉमिस्ट सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं। इसलिए जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट ब्रेड 50 रुपए काउंट किया जाता है, ताकि डबल काउंटिंग ना हो। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल ब्रेड जो हम खाते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो किसी और प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ होते हैं, एग्जाम्पल फ्लोर जो ब्रेड बनाने के लिए यूज़ होता है। अगर हम फ्लोर और ब्रेड दोनों को ऐड कर देंगे तो प्रोडक्शन डबल काउंट हो जाएगा, इसलिए सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट काउंट किया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट से निकलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब है एक कंट्री में एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उनकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू। यहाँ 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, डोमेस्टिक और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। डोमेस्टिक का मतलब है कंट्री की बाउंड्री के अंदर, चाहे प्रोडक्शन किसी इंडियन कंपनी ने किया हो या फॉरेन कंपनी ने। अगर प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हुआ है तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा।
जीडीपी कैलकुलेट करने का काम इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करता है। ये मिनिस्ट्री अलग अलग सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज से डेटा कलेक्ट करती है और फिर उन सब की वैल्यू ऐड करके टोटल जीडीपी कैलकुलेट करती है। जीडीपी हमें इकोनॉमी के साइज और परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। अगर जीडीपी इंक्रीज होता है तो इसका मतलब होता है कि कंट्री में प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। इसी वजह से जीडीपी को इकोनॉमिक ग्रोथ का इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। जीडीपी का एक और इम्पॉर्टेंट यूज होता है कंट्रीज या स्टेट्स को कंपेयर करने में। लेकिन सिर्फ टोटल जीडीपी देखना काफी नहीं होता, क्योंकि बड़े पॉपुलेशन वाले कंट्रीज का जीडीपी नेचुरली ज्यादा हो सकता है। इसलिए इकोनॉमिस्ट्स पर कैपिटा इनकम यूज करते हैं। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना। इससे पता चलता है कि एवरेज पर्सन की इनकम कितनी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर दो कंट्रीज का जीडीपी सेम है लेकिन एक कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर कैपिटा इनकम कम होगी। इसलिए डेवलपमेंट कंपेयर करने के लिए पर कैपिटा इनकम ज्यादा यूजफुल होती है। लेकिन जीडीपी की एक लिमिटेशन भी है। जीडीपी सिर्फ प्रोडक्शन और इनकम को मेजर करता है, लेकिन लोगों की हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी और एनवायरनमेंट जैसे फैक्टर्स को डायरेक्टली मेजर नहीं करता। इसलिए डेवलपमेंट को समझने के लिए जीडीपी के साथ साथ लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पब्लिक फैसिलिटीज जैसे इंडिकेटर्स भी देखने पड़ते हैं। शॉर्ट में समझें तो जीडीपी बताता है कि एक कंट्री एक साल में कितनी इकोनॉमिक प्रोडक्शन कर रही है और इसी से हमें इकोनॉमी की ग्रोथ का आइडिया मिलता है। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। हिस्टोरिकल चेंज का मतलब है टाइम के साथ इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स का रोल कैसे चेंज हुआ। हर कंट्री में डेवलपमेंट एक प्रोसेस होता है और जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती है, लोगों का काम भी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। सबसे पहले स्टेज में जब कोई कंट्री डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज में होती है, तब प्राइमरी सेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इस टाइम पर मेजॉरिटी लोग एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री और माइनिंग जैसे काम करते हैं, क्योंकि उस समय लोगों की बेसिक नीड्स फूड और रॉ मटेरियल्स होती हैं। टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा एडवांस नहीं होती, इसलिए फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन होता है। उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है और मशीन्स का यूज़ बढ़ता है, इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगती हैं। तब इकोनॉमी में सेकेंडरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगता है। फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है और लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। इस स्टेज पर गुड्स का लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू होता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट और इनकम दोनों बढ़ते हैं। फिर डेवलपमेंट के नेक्स्ट स्टेज पर टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। जब इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर ग्रो करते हैं, तब उन्हें बहुत सारी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन और स्टोरेज। साथ ही लोगों की इनकम बढ़ने लगती है, तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म और एंटरटेनमेंट जैसे सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ जाती है। इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए, यूके और जापान में आज सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का होता है। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी ये चेंज हुआ है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में। पहले इंडिया की इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। ग्रेजुअली इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, लेकिन इंडिया में सबसे फास्ट ग्रोथ टर्शरी सेक्टर में हुई। आज इंडिया के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है। इंडिया में प्रोडक्शन के हिसाब से सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अभी भी बहुत लोग प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर में काम करते हैं। इसका मतलब है कि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर अभी भी ट्रांजिशन फेज में है। इसलिए हिस्टोरिकल चेंज हमें ये समझाता है कि डेवलपमेंट के साथ इकोनॉमी एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और फिर सर्विसेज की तरफ शिफ्ट करती है, और ये प्रोसेस टाइम के साथ ग्रेजुअली होता है।